सो व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मास। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको डेली बेसिस में इसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग क्या हैं, आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रोटीन कैसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होते हैं और कौन कौन से प्रोटीन आपके किस तरह का आपका क्या स्ट्रक्चर होता है। और आपका जो एग होता है वो उबालने के बाद क्यों होता है, उसका जो एग होता है, जो उसका जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है उबालने के बाद, क्यों उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कौन सा उसमें प्रोटीन बाद में होता है, कौन सा पहले होता है, और प्रोटीन उसका चेंज हो जाता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि इससे पहले के चैप्टर में इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके बाद हमने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था, उनकी डिफिनेशन वगैरह और टाइप्स वगैरह कुछ देखे थे। और जो हमें पता चला था कि जो आपका प्रोटीन्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, वो अमाइनो एसिड से फॉर्म होते हैं। किससे फॉर्म होते हैं गाइस? अमाइनो एसिड से फॉर्म होते हैं। और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके अंदर एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है, और वो अल्फा हेलिक्स पर लगा होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ओके गाइस। और इसके जो नीचे होता है यहाँ पर जो आर ग्रुप रहता है वो चेंज हुआ करता है, और उसी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स का नेम चेंज हुआ करता है। और आपके 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कॉमन है और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। ओके गाइस, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं CH2OH सीरीन हो गया और CH3 है तो एलानिन हो गया। ओके गाइस, तो इसी को हम आगे से स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? तो आप ये जानते हैं कि जो आपका जो पॉलीमर्स, आपका जो अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं वही आपका प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब हमें पता करना है कि जो अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स ये आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं, कैसे आपस में जुड़े रहते हैं। तो अल्फा अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर्स है वो आपस में किससे जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू आपस में कनेक्ट रहते हैं। किसके थ्रू गाइस? पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। आपको ये बात याद रखनी है, अगर क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ चुका है और आया करता है। और जो ये आपका प्रोटीन है और जो ये आपका प्रोटीन ये कई बार रिपीटेडली 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो आपकी इसका चांस आपका 3 मार्क्स में 2 मार्क्स, क्योंकि इस चैप्टर से इस आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा जो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। गाइस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली बन ही जाता है, लॉन्ग नहीं तो 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन, और कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बना है आप प्रोटीन के बारे में। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग को समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। ठीक है गाइस, तो चलिए। तो जो आप में क्या पता चला कि जो आपके अल्फा अमाइनो एसिड है जो आपस में बॉन्डिंग रहते हैं, क्योंकि आपके पॉलीमर्स है तो पॉलीमर्स क्या होंगे, इट मीन्स ये आपके कई सारे अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड रहेंगे। पॉलीमर्स का मतलब यही होता है कि पॉलीमर मतलब आपकी जैसे चैन होती है, तो चैन देखते हैं एक आपका जो चैन का अंग दूसरे से अटैच रहता है, ऐसे ही मिलकर एक दूसरे से अटैच होते होते क्या बना लेते हैं, पूरी एक चैन, लॉन्ग चैन बना लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होकर क्या करते हैं, एक पूरा लॉन्ग चैन बना लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स कहते हैं। और यही आपके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अब ये जो पॉलीमर्स, जो अल्फा अमाइनो एसिड आपस में पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है गाइस, जैसे देखते हैं आप लोग चैन या जंजीर देखी होगी आप लोगों ने, तो देखे होंगे उसका एक कुंडा दूसरे में फंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको कैसे पिघला कर फिर उसको फंसाया जाता है। ठीक है, तो अब ये हमें समझना है कि ये अमाइनो एसिड्स, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अमाइनो एसिड्स यहाँ पर इस कार्बन का भी कंप्लीट है चारों आपके जो, और इसका नाइट्रोजन का भी आपका बॉन्ड सारे कंप्लीट है, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, तीनों से कंप्लीट है, इसके भी आपके चारों कंप्लीट हैं। तो अब ये कैसे एक दूसरे में बॉन्ड होंगे, तो जो ये एक दूसरे में बॉन्ड होते हैं किसके थ्रू होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। और इस पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंक कहाँ फॉर्म होता है, ये किसके बीच में, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपका अमीनो ग्रुप के बीच में फाउंड होता है, फॉर्म्ड होता है। ओके गाइस, अब क्या होता है, आपकी ये रिएक्शन होती है किसके बीच में, इन दोनों आपके अमाइनो एसिड ग्रुप में, आपके एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एक मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है। और वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, और इस तरह का कोई बॉन्ड फाउंड होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। तो इससे यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ग्लाइसिन लिया गया है और आपके यहाँ पर एलानिन लिया गया है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं, आपको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड से वो कौन सा है, आपका ग्लाइसिन है। ओके, तो अब देखते हैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। तो आपका ये ग्लाइसिन आपका होगा, इससे क्या कनेक्ट रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कनेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका अटैच है अमाइन ग्रुप। राइटिंग करने जाइए क्योंकि यहाँ पर राइटिंग हम हैंड से लिख रहे हैं और आपका कोई इसलिए राइटिंग नहीं बन पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है।
और यहाँ पर क्या होता है आर के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। ठीक है गाइस, एक और ले लेते हैं आप, एक और आप ले लीजिए, एलानिन ले लीजिए। ओके गाइस, तो एलानिन में क्या होता है, एलानिन में होता है आपका, हाँ देखिए, एलानिन में आपका CH3 अटैच होता है हाइड्रोजन की जगह। यहाँ पर आप देख लें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लीजिए, यहाँ पर आप ले लीजिए, और यहाँ पर आप क्या अटैच कर दीजिए, CH3 को अटैच कर दीजिए। ओके गाइस, बस समझने के लिए, बाकी पूरी स्ट्रक्चर आप वही कॉपी में उतारिएगा, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ से OH, यहाँ पर क्या है NH2 2H है, यहाँ का OH और यहाँ से एक H ले लेता है और निकल जाता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कार्बन के ऊपर कार्बन यहाँ पर लगाया होता है, यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और इस वाले नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए यहाँ का OH ग्रुप यहाँ से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहाँ से क्या बचा, CO बचा, और यहाँ पर क्या बचा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बचा, ओनली वन आपका हाइड्रोजन बचा। इट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ पर एक कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया। देखिए 3 ही बॉन्ड बना रहा है, कार्बन एक इसके साथ बना रहा है, इस वाले कार्बन के साथ दो आपका ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, यहाँ जो OH के साथ O के साथ बना रहा था वो निकल गया। ठीक है गाइस, अब यह क्या हुआ, और इसी तरह नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड खाली होगा। तो ये देखिए बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये कौन सा था, आपका ग्लाइसिन था, ये कौन सा था, आपका एलानिन था। अब मिलके क्या बन गए, ये बन गए ग्लाइसी एलानिन बन गए, जिसे हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, और ये आपका ग्लाइसी एलानिन। ये शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इसको पहले हम समझा चुके हैं। आपका 3 कोड आपके लिखा 3 कोड स्ट्रक्चर में आपको इसको दिखा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अब देखिए ये 2 अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, किसके बीच में, 2 अमाइनो एसिड, किसके ग्लाइसिन और एलानिन के बीच में। तो जो 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डाइपेप्टाइड बॉन्ड। क्यों कहेंगे डाइपेप्टाइड, क्योंकि ये 2 अमाइनो एसिड के बीच में फॉर्म हुआ है। ठीक है गाइस, और कौन कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपका अमाइन ग्रुप के बीच में। अब इसी तरह अगर गाइस हम बात करें, अगर 3 अमाइनो एसिड के बीच में फॉर्म हो, उसी के आगे भाई देखिए यहाँ पर आपका इसी के आगे क्या होगा, फिर एक आपका अमाइनो एसिड आपका जोड़ दे यहाँ पर, यहाँ से फिर OH निकल जाएगा, उसमें से फिर एक H निकल जाएगा, एक नया आपका क्या बन जाएगा, एक 3 अमाइनो एसिड का ये आपकी चेन बन जाएगी। तो आपका जो 2 अमाइनो एसिड की होगी वो डाइपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड की होगी ट्राइपेप्टाइड, उसी के आगे एक और जोड़ दें टेट्रापेप्टाइड। इसी की तरह अगर हम 4 जोड़ दें, आपका क्या हो जाएगी, टेट्रापेप्टाइड, 5 जोड़ दें पेंटापेप्टाइड। इसी तरह आपका 10 तक जुड़ती चली जाएगी। अब अगर 10 की ज़्यादा आप क्या होगा, 10 से ज़्यादा अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। कब किसको कहते हैं, अगर 10 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके गाइस, अब यही पॉलीपेप्टाइड चेन जब 100 के ऊपर अमाइनो एसिड, मतलब एक दूसरे से 100 के ऊपर अमाइनो एसिड जुड़ जाएँ तो उसे हम क्या कहेंगे, और एक दूसरे से 100 के ऊपर अमाइनो एसिड जुड़ जाएं और उसका मास जो हायर देन हो जाए 1000 यूनिट के, 10,000 यूनिट के से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोटीन। इट मीन हम यहाँ पर सिंपल समझ सकते हैं कि आपका जब 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। लेकिन आपका एक प्रोटीन ऐसा भी है जो आपका 51 अमाइनो एसिड का होता है, और वो प्रोटीन है आपका इंसुलिन। इसके थ्रू आपका इंसुलिन, आपने नेम सुना होगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। जो आपकी जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तो इंसुलिन कमी हो जाती है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। इसके बारे में हम बायो में भी डिस्कस करेंगे और इसके आगे भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इंसुलिन क्या है, और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम आपका मेडिसिन वाले चैप्टर में। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने देखा जो इंसुलिन होता है वो ओनली 51 अमाइनो एसिड्स का होता है, और बाकी जितने भी आपके प्रोटीन होते हैं वो अबव 100 अमाइनो एसिड्स के होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की। अब हम बात करते हैं आपके प्रोटीन जो होते हैं 2 टाइप में, मॉलिकुलर शेप के अकॉर्डिंग 2 टाइप में उनको क्लासीफाई किया गया है, 2 टाइप में उनको बांटा गया है। एक कौन से आपके फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे होते हैं ग्लोबुलस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं जिनकी पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी हो, पैरेलल हो, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल ऐसे आपकी हो।
ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस मतलब एक धागे, रेशे की तरह होते हैं। जैसे आपके 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 हेयर का जो आपकी प्रोटीन होती है, कौन सी होती है, केराटिन होता है। इसी तरह आपका ऊल की, आपकी ऊल में जो प्रोटीन होती है, इसी तरह सिल्क में जो प्रोटीन होती है, इसी तरह आपकी मायोसिन जो आपकी मसल्स में प्रोटीन होती है, ये सारी कौन सी प्रोटीन होती है, सब आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी टाइप ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके पॉलीपेप्टाइड कॉइल बना लेते हैं, और जिससे इनका शेप कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। यही आप वहाँ पर देखिए क्या थे, वहाँ पर आपके किस तरह के थे, वहाँ पर आपके लीनियर थे, ठीक है गाइस। यहाँ पर कैसे थे, पैरेलल थे, ठीक है गाइस। और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आपका पॉलीपेप्टाइड कॉइल बना लेते हैं, और जिसकी वजह से इनका शेप कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन आपके जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और आपको ये बात याद रखनी है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ओके गाइज, ये बात आपको याद है कि यहाँ अगर यहाँ पर नोट ना हो, हाँ यहाँ पर देखिए नोट है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपका ये क्वेश्चन कई बार आया चुका है, और आपके कई सारे कॉम्पिटिशन में पूछा था कि आपके जो आप कौन से प्रोटीन आपके जो वो होते हैं जो आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और उसका अगर नेम भी दे दिया जाएगा कि हेयर में पाए जाने वाले प्रोटीन, ऊल में पाए जाने वाले प्रोटीन, इस तरह के प्रोटीन दे दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड कॉइल बना लेते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या आपका इंसुलिन, एल्बुमिन है, ठीक है। ये आपका कॉमन एग्जांपल है, इंसुलिन और एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है, जो अंडे की आपके वाइट वाले पार्ट में पाया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रोटीन पता चल गया, आपको मान लीजिए 4 प्रोटीन दे दिया गया कि आपके कौन से प्रोटीन वाटर में सोल्यूबल हैं। उसमें दे दिया गया आपका हेयर वाला प्रोटीन, आपका केराटिन दे दिया गया, आपका इंसुलिन दे दिया गया, आपका एल्बुमिन दे दिया गया, ठीक है। एक और आपका कोई प्रोटीन दे दिया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपका केराटिन क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, और दिया गया भी है आपके प्रीवियस ईयर्स में। तो चलिए अब बात करते हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन में। हमको पता चल गया क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड कॉइल होते हैं, और ये स्फेरिकल शेप बनाते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्बुमिन। इसके आगे क्या है, स्ट्रक्चर जो इनका होता है ये आपका 4 डिफरेंट तरह का होता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। और ईच स्टेप जब एच लेवल पे हम बढ़ते जाएंगे तो वे क्या होता जाएगा कि इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। चलिए जैसे हम बात करते हैं आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये आपका 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है, और ईच पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जो ईच पॉलीपेप्टाइड होता है, इन्हें प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। जस्ट लाइक आपका ये ऐसे आपके स्पेसिफिक सीक्वेंस में ये लिंक्ड होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक होते हैं ये आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है गाइस। एक देख रहे हैं आपका क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है गाइस। इस तरह से आपके क्या बना लेते हैं, आपका ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो ये क्या होते हैं, इनका जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है ये क्या हो जाता है, ये हेलिकल हो जाता है, ऐसे हो जाता है, हेलिक्स बना लेता है, ठीक है। हेलिकल हो जाता है, और इसको अंदर 2 चीज़ें आती है, एक अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा शीट। जो हेलिक्स बनाता है, ये जो आपका हेलिक्स बन रहे हैं, ये क्या है आपके, ये जो बन रहे हैं ये आपके क्या है, अल्फा हेलिक्स हैं। और जो इनके बीच में एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया इसने, यहाँ फिर से बना लेते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए ऐसे ही मान लीजिए और प्रोटीन है, तो आपका जो ये इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है ये बीटा शीट होगा, और जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा, अल्फा हेलिक्स होगा। ओके गाइज, तो इस तरह का आपका बन जाता है। तो इसका आपका डायग्राम जो बनाना है, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। ओके गाइज, चलिए अब बात करते हैं थर्ड टाइप आपके टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या होता है, और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है। जो आपकी प्रोटीन का आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसकी और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है, तो वो क्या कर देते हैं, आपके बना देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये उस तरह देखिए आपका एक आपका था सेकेंडरी स्ट्रक्चर था इस तरह का, ये क्या होगा, और ज़्यादा फोल्ड हो गया, और ज़्यादा फोल्ड हो गया, तो किसने क्या बना लिया, टर्शरी स्ट्रक्चर बना लिया। ओके गाइज, तो चलिए बात करते हैं
इसमें और क्या होता है, जो ये फोर्स होता है, जो ये स्टेबलाइज होते हैं सेकेंडरी से टर्शरी में या प्राइमरी से सेकेंडरी एंड टर्शरी में, ये आपका किसके थ्रू होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आपका डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडर वाल्व एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज इस पर लगती है, और ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं सेकेंडरी फिर टर्शरी में। ओके गाइस, अब बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका 2 बेसिक यूनिट, मतलब आपकी 2 टर्सरी स्ट्रक्चर की 2 यूनिट होती है, दोनों क्या कहलाती है, एक दूसरे की सब यूनिट कहलाती है। मान लीजिए क्या है आपका, एक ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, ठीक है गाइस। अब इसके ऊपर क्या आ जाए, एक और टर्सरी स्ट्रक्चर की यूनिट आ जाए ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगी। इस यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये एक थी आपकी टर्सरी स्ट्रक्चर की यूनिट, एक और आपकी यूनिट आ गई, तो ये क्या कहलाती है, सब यूनिट्स कहलाती हैं, इसलिए क्या ये क्या हो गए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर का पार्ट आपका खत्म हुआ प्रोटीन का। अब एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अलग सा पूछ लिया जाता है, कभी कभी एक सिंपल सा पूछ लिया जाता है, वो है आपका डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये आपका 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। जैसा कि हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, और इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आपका एक है। तो अब जैसे जानते हैं, जो प्रोटीन होता है वो आपका इसका एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। और जो ये जो प्रोटीन होता है बायोलॉजिकली एक्टिव, इसको कहते हैं नेटिव प्रोटीन। अब अगर नेटिव प्रोटीन में कोई फिजिकल चेंज आ जाए, जैसे उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, या कोई केमिकल चेंज जैसे उसका पीएच वगैरह चेंज कर दिया जाए, ठीक है, या उसका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके जो ग्लोबुलस थे वो अनफोल्ड हो जाएंगे, और जो उसका हेलिक्स था वो अनकॉइल्ड हो जाएगा, और प्रोटीन क्या करेगा, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या हुआ, अगर नेटिव प्रोटीन में आपका जो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन था उसको नेटिव प्रोटीन कहते हैं, और नेटिव प्रोटीन में आपका कोई फिजिकल चेंज जैसा आपका टेम्परेचर या आपका केमिकल चेंज जैसा कि आपका पीएच वगैरह चेंज कर दिया जाए, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, उनका जो ग्लोबुलस था वो अनफोल्ड हो जाएगा और हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाएंगे, और जो प्रोटीन होगा वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। ये ज़रूर याद रखिएगा कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाती है। और जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है, डिनेचुरेशन में सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओनली जो बचता है वो क्या आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बचता है, क्योंकि वो क्या होता है, सारे सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे, अनकॉइल्ड हो जाएंगे, तो बचेगा कैसा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बचेगा। ओके गाइस, तो अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। आपने एग को जब बॉयल किया तो देखिए उसका जो वाइट वाला पार्ट था क्या हो गया, पहले जैसा था, उसने प्राइमरी स्ट्रक्चर में अपने को चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये जो आपका सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसमें एक में था, वो सारा चेंज करके किस में आ गया, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ गया, और एक सीक्वेंस में लग गया, इसीलिए वो क्या हो गया, आपका सॉलिड हो गया, सॉलिड टाइप का हो गया, और वो आपका क्या हो गया, जम गया। इसी तरह अगर हम दूध से दही की बात करें तो दूध से क्या होता है, दही हो जाता है, और क्योंकि क्या होता है उसके अंदर जितना भी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर होता है आपका बैक्टीरिया का, वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, इसीलिए वो क्या बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर और तो अगर आप समझ में आया हो, अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।